हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, योर मोस्ट फेवरेट वन विच इज़ PW क्यूरियस जूनियर, जहां मैं सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए स्पेशली ग्रेड 6 स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं विच इज़ एयर एंड एटमॉस्फेयर, राइट? समथिंग बाय विच वी आर सराउंडेड एट ऑल टाइम्स, और उसी एयर का जब एक प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक प्रोटेक्टिव वे में हम उसे स्टडी करते हैं, इट बिकम्स द एटमॉस्फेयर, राइट? सो इन सब चीजों के बारे में आज हम क्लास में पढ़ेंगे, बट क्विकली लेट्स सी व्हाट आर आर मेजर टॉपिक्स इन टुडेज सेशन, or major subtopics rather, right? So definitely we will be learning about the air and its composition, कि air है क्या चीज, किन किन चीजों से बनी हुई है, is it only the gases which are making up the air, or are there other certain things as well which are found in this air, right? And then we will learn that how this air envelops the entire earth, the planet that we live on, और कैसे हमें various different things provide करती है, साथ ही साथ बहुत सी harmful चीजों से भी save करके रखती है, ठीक है? Then we will learn that this entire atmosphere has been divided into different layers based on their own unique structure and function. तो जब हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में रिसर्च की, स्टडी की, तो पता चला कि हर लेयर में कोई ना कोई अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले कर रही है हमारे पर्पस के लिए, हमारे फंक्शन के लिए, या हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक है? एंड आफ्टर वी आर डन विद लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ दिस सब टॉपिक्स, ऑल ऑफ दीज सब टॉपिक्स, देन वी विल मूव ऑन टू द क्विज पार्ट, एज यू ऑल नो. So moving ahead students, अगर एयर की बात करें, all of you must have listened or heard or read this one particular sentence about air, that it is a mixture. What it is? It is a mixture of gases. तो जनरली हमें ये परसीव होता है कि एयर में ना सिर्फ बहुत सी डिफरेंट गैसेस ही पाई जाती हैं इन वेरियस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? विच इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग एंड इन इट्स एंटायरिटी इट इजंट, बट अगर आप स्पेसिफिसिटी में जाएं तो जरूरी नहीं है कि एयर इज ओनली मेड अप ऑफ गैसेस. एयर हैज अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स एज वेल, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? बट येस, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ गैस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट because it is in its gaseous form. The particles are so far away from each other that we are not able to see the air as a matter, but we can definitely feel it whenever it moves in the form of a wind. जब भी हवा के माध्यम से ये बहती है तो हमें feel जरूर होता है that yes, we have air around us, right? And of course, that is not the only way to know that air is surrounding us. The very fact that we are able to survive, breathe, plants are living, the different living organisms are living, combustion is taking place in this very air is fact enough that we are always surrounded by air, right? So air is a mixture of different gases. जैसा मैंने आपको कहा, बहुत important line है, इसे याद रखिएगा. So the air that we breathe majorly is made up of 78% of nitrogen. अगर percentage terms में बात करें, सो मेजरली अगर आप एयर को देखेंगे, इट इज 78% जस्ट नाइट्रोजन, राइट? एंड 21% ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? आप फर्दर अगर इस परसेंटेज, इस कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को पढ़ना चाहें तो आप इस पाई चार्ट की मदद से पढ़ सकते हैं, जहां आपको दिख रहा है दैट नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 78% ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन 21%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो 0.04%, whereas the other gases which are mostly argon are close to about 0.96%. तो आप ये मान सकते हैं. Now again, इन परसेंटेज वैल्यूज को प्लीज अपने इनके एब्सोल्यूट टर्म्स में मत लीजिएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकेशंस एंड कंडीशंस इन दैट लोकेशन दीज परसेंटेज माइट चेंज, बट ये वो परसेंटेज हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज आउट करके ये वैल्यूज निकाली गई हैं, ठीक है? तो इन्हें प्लीज अपने एब्सोल्यूट टर्म्स में मत लीजिएगा कि मैम मेरी बुक में तो ये परसेंटेज लिखी हुई थी, आपने ये बताया. अगेन इट वेरीज. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज कांस्टेंट, राइट? इट कैन नेवर बी कांस्टेंट. एयर इज डायनामिक, कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, एंड दैट सराउंडिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ठीक है? सो जैसा मैंने कहा,
Air definitely is a mixture of gases. आप ये pie chart is fact enough to let us know about that. But air also has tiny amounts of other gases such as carbon dioxide, neon and hydrogen. ये भी हैं, ठीक है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये तो हमने पढ़ा ही. बट इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि एयर इज जस्ट इजंट गैस, इट हैज टाइनी पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल्स. जहां ये एयर जो है ना, दिस बेसिकली इज टेलिंग यू अबाउट एयर एंड दिस इज टेलिंग यू अबाउट सॉल्यूशंस. ठीक है, सो दीज आर सस्पेंडेड लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एयर में आपको सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद मिलें. ठीक है, उस केस में दे फॉर्म एरोसॉल्स. नाउ बहुत तरीके के एरोसॉल्स हो सकते हैं, बट अभी इस वक्त आपके लिए जानना जरूरी है दैट द टू मोस्ट कॉमन टाइप आर डस्ट एंड पोलन. ठीक है, जो कि प्लांट से आता है. ठीक है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम एंथर ये प्रोड्यूस किया जाता है, एंथर में ये प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एरोसॉल्स जो कि बाय नेचर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है दैट दीज आर द ओनली एरोसॉल्स. देयर आर वेरियस आर्टिफिशियल एंड especially harmful aerosols which are being released by the activities of human beings especially, such as car exhaust. आपका जो कार का, जब आप कार या कोई भी मोटरेबल व्हीकल जब आप ड्राइव करते हैं, इन मोस्ट केसेस दे आर रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स, राइट. ज़रूरी नहीं है कि हम सभी अभी ट्रांजिशन कर गए इनटू ग्रीन एनर्जी. डेफिनेटली दैट इज़ वेयर वी वांट टू बी इन द नियर फ्यूचर एंड दैट इज़ वेयर वी आर हेडिंग टू. बट अभी के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरी व्हीकल कैन बी टर्न्ड इनटू अ ग्रीन एनर्जी व्हीकल. नहीं कर सकते. सो अभी भी मेजरली अगर आप देखें, हम फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंडेंट हैं. ठीक है, उस केस में ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत सी ऐसी हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं कार के एग्जॉस्ट से, जो अगेन एरोसॉल के फॉर्म में सस्पेंडेड रहते हैं एयर में. ठीक है, एंड दे माइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट अस, राइट. इसी के साथ साथ पावर प्लांट्स, डेफिनेटली इफ देयर आर कोल पावर्ड पावर प्लांट्स, और आज के डेट में हैं भी across the world. अगर आप देखें, coal is still the major source of energy which is being used in power plants to provide electricity to homes, to industries, to factories. जैसा मैंने कहा, just knowing about green energy, it is not possible कि हम एक ही बार में उसमें ट्रांजिशन कर जाएं, because it takes a lot amount of huge investment, financial investment. तो yes, we are moving towards that goal, but अभी नहीं हो पाया है. उस वजह से क्या होता है ना बेटा, these man-made aerosols, they are contributing to pollution and not just pollution. जैसा मैंने कहा, ये man-made artificial aerosols जो हैं in the form of harmful gases like oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of carbon, ये basically air में जब जाते हैं, suspend होते हैं, they live in the air for a very long period of time. And in that case, they might directly affect our health, जैसे कि हमारे respiratory system को affect कर सकते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से कई बार हमारे lungs, हमारी नोज, हमारी आईज में बर्निंग सेंसेशन ये आपको फील होता है. ठीक है, और इनडायरेक्टली ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, अब आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा इस बारे में बात होती है, अ टर्म विच इज कॉल्ड एज अ फिनोमिना विच इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ्स टेम्परेचर टू बी इंक्रीजिंग मोर देन इट वाज सपोज्ड टू बी, राइट. ठीक है, तो ये सारी ही मैनमेड एरोसॉल्स इन जनरल आप देखेंगे मोस्टली हार्मफुल ही हैं, हमारे लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी इन जनरल, राइट. बट वी ऑल्सो नो दैट एयर, the very fact that the air is around us is because we need it. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक श्योर कि हम एक पॉइंट के बियॉन्ड इसे पोल्यूट ना करें. वाई? बिकॉज एज आई सेड, एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, बी इट ह्यूमन बींग्स, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स. वी नीड टू ब्रीद. ठीक है, ब्रीदिंग बेसिकली, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में बेटा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. तो एक तरीके से अभी के लिए आप इंटरचेंजेबली यूज कर ले, बट ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड योर बॉडी, वेयर एज रेस्पायरेशन इज जब आपकी बॉडी
एयर में मौजूद ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेकर आती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑक्सीजन द फूड दैट यू हैव ईटन इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। ठीक है, सो एयर अगर आप देखें, ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन एंड इन जनरल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ अस विल बी एबल टू सर्वाइव विदाउट दिस एयर, विदाउट द gases that it has in it, right? So it becomes very important for all of us to save the air. ठीक है, सो रेस्पायरेशन बेसिकली टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन में आप जो बेसिक प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, जहां पर आप ऑक्सीजन एनवायरमेंट से या एयर से अपनी बॉडी में ला रहे हैं, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट इन योर बॉडी, वो रिलीज की जा रही है बैक इनटू द एयर। ठीक है, सो बेसिकली रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच गिव्स अस एनर्जी, जो मैंने आप लोगों को समझाया। एंड नॉट जस्ट दैट, the oxygen which is present is definitely needed for breathing, but the carbon dioxide which is present is also needed for photosynthesis, a process on which not just our but every living organism's survival depends upon, either directly or indirectly, because हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद से अपना खाना बना सके। We are either directly or indirectly dependent upon these plants, because plants and some other organisms which you will learn in higher classes are the only ones which can produce their own food. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन नॉट ऑल प्लांट्स, येस देर आर अ फ्यू, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो कि वो होते हैं, they basically feed on other animals और अदर लिविंग बींग्स, बट उनकी हम बात नहीं करेंगे। इन जनरल अगर आप मेजॉरिटी सिनारियो में देखें, सो द प्लांट्स, बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड मेक देयर फूड, विच देन इन टर्म्स कम्स इन यूज फॉर अस, makes this process very important and makes the very presence of air important for all of us. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और आप लोग आंसर कीजिएगा ऑनेस्टली, पॉज करके, बिफोर आई शो यू द आंसर, राइट? सो व्हाट इज एयर मोस्टली मेड अप ऑफ? मोस्टली एयर इज लाइक, एयर की कॉम्पोजिशन किस चीज की बनी हुई है? इज इट वाटर, इज इट गैस, इज इट सॉइल, इज इट रॉक्स? अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई डोंट थिंक दिस रिक्वायर्स मच ऑफ योर लॉजिक ओवर हियर. And definitely the answer is gas. We know that air is a mixture of gases, and definitely the other components that we have learned about and we are going to learn about as we move ahead. So now students, अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, इट कैन बोथ बी गुड एंड बैड। जैसा मैंने आपको कहा, गुड किस केस में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से, एंड उससे क्या बनाते हैं प्लांट्स? अपने लिए खाना और हमारे लिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अल्टीमेटली रिलीज बैक करती जाती है इनटू द एयर, सो दैट वी एंड ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली ब्रीथ। और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जरूरत प्लांट्स को नहीं है, दे ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब आप इस बैलेंस को बिगाड़ते हो, बाय कटिंग डाउन ट्रीज, बाय नॉट प्लांटिंग प्लांट्स इनफ, राइट? आप जानते हैं बिकॉज ऑफ continuous increase in population, a lot of the times there is a lack or there is a scarcity of land, both for agriculture, both for living purposes as well, and for various other purposes, जिसके लिए कई बार हम मजबूर हो जाते हैं और मजबूर कर दिए जाते हैं to cut down forests, which leads to a decrease in the number of plants. और बेटा अगर इन plants को ही काट दोगे तो आप खुद सोचो, जो डेली बेसिस पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए उतने नंबर ऑफ प्लांट्स ना हो, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल कीप ऑन accumulating in our air, in our atmosphere, and that is what is ultimately leading to this global warming. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है that save plants, save trees, plant them as much as you can, because it is the requirement of the hour, right? So humans and animals, they breathe out carbon dioxide, and plants use this carbon dioxide and sunlight to make food and oxygen. ये हमें पता है, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस का हमने नाम दिया है। ठीक है,
एंड जो कार्स और पावर प्लांट्स हैं इनको भी हम पढ़ चुके हैं दैट दे रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली वेरियस अदर गैसेस इज वेल, ठीक है. बट too much of this carbon dioxide can cause global warming, which is an increase in the average temperature of the Earth's surface over a period of time. And ultimately, that becomes very bad for the planet itself and directly or indirectly affects all of us, right? ठीक है? Now, अब जैसे अभी तक हमने एयर की कॉम्पोजिशन में ये पढ़ा दैट इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. येस इट इज. इट हैज वेरियस डिफरेंट एरोसॉल्स विच कैन बी नेचुरल सच एज डस्ट पार्टिकल्स सच एज पोलन, और इट कुड बी मैन मेड और आर्टिफिशियल सच एज वेरियस गैसेस, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन विच आर बीइंग रिलीज्ड. ठीक है. बट एयर कैन ऑल्सो होल्ड वाटर. ऐसा नहीं है कि एयर में वाटर नहीं होता है, ये आपने महसूस भी किया होगा. ठीक है. आपने देखा होगा स्पेशली इन मॉनसून सीजन आपको ना बहुत चिपचिपा सा फील होता है. यू फील एज इफ द एयर इज वेरी हैवी. इन दैट केस द थिंग दैट यू आर फीलिंग इज the water which is present in the air. ठीक है. So the air feels very humid, and humidity is the term which lets you know about the amount of water in the air. ठीक है. Humidity आपको बताता है कि कितना पानी है एयर में, right? It also shows how much water the air can hold before it rains. ये आपको ये भी बताता है कि humidity की value, if it is 100% humid, that means it is going to rain. That is कि अब air की capacity खत्म हो चुकी है to hold these water droplets, and now it is going to come down in the form of precipitation. And which form of precipitation? Mostly rain, again depending upon the location and the temperature where it is falling. Right? Now, एयर की अगर बात करें बेटा तो इट ऑल्सो चेंजेस एज वी गो अप. ठीक है. सो द एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ. अगर आप सी लेवल पे देखें सो यू फील वेरी हाई प्रेशर बिकॉज वहां पे जो एयर है ना दैट इज मोर, एंड उससे आपको और ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर फील होता है. बट वहीं पे जब आप माउंटेन पे या हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ट्रैवल करते हो सो द एयर प्रेशर बिकम्स लो बिकॉज देयर इज लेस एयर. Right? And this also makes it a little bit difficult for us to breathe because the amount of oxygen also decreases, right? That is the reason you must have seen कि mountaineers whenever they track to higher altitudes they carry oxygen cylinders with them. ठीक है. So this change in air pressure आपने कई बार फील किया होगा कि आपके ears को भी ना पॉप कराता है इफ यू फ्लाई और ड्राइव अप अ हिल, राइट? आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा जैसे ना कान बार बार बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं. तो आपको ये जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है ना, ये इस वजह से आपको ये फिनोमेना फील होता है. दिस यू विल ऑल्सो फील इफ यू एवर like go for scuba diving or for snorkeling. Snorkeling के लिए तो नहीं, but scuba diving के लिए definitely, because I have tried that, so I'm letting you know from my personal experience कि जब आप depths of water में भी जाते हैं ना, so as the depth changes, as the distance in which you're traveling like towards the water surface that changes, तो उस केस में भी आपको ये पॉप फील होता है. ठीक है. नाउ एयर सिर्फ एक गैसेस का मिक्सचर, एरोसॉल्स का होना, पानी का होना, सिर्फ इतना ही नहीं है. दिस एंटायर एयर इज फॉर्मिंग अ ह्यूज ब्लैंकेट अक्रॉस आर प्लैनेट, राइट? हमारा पूरा प्लैनेट, हमारा पूरा अर्थ इस एटमॉस्फेयर से ब्लैंकेटेड है, कुशन्ड है. ठीक है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई लाइफ इज पॉसिबल राइट नाउ एट अर्थ, और बाकी हमें प्लैनेट्स पे अभी तक नहीं मिल पाई है. ठीक है. सो एयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कुशन इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड आर एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद एयर विच कीप्स अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट और टू कोल्ड, राइट? It keeps it, at least this atmosphere tries to keep the temperature in a way that we are able to easily survive. ठीक है. Right? The 5 layers of atmosphere की अगर हम बात करें, starting off from the very first layer which is closest to the surface of the earth is your troposphere. ठीक है. वहीं पे आपकी सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड आती है मीजोस्फेयर, फोर्थ है आपकी थर्मोस्फेयर, एंड फाइनली आपकी आ जाती है एक्सोस्फेयर विच डजंट हैव अ प्रॉपर बाउंड्री. सो नॉर्मली ऐसा होता है कि थर्मोस्फेयर के बाद ऑलमोस्ट ऐसा लगता है दैट द आउटर स्पेस हैज स्टार्टेड टू इमर्ज, राइट? सो इस तरीके से आपकी ये सारी लेयर्स हैं. अब एक एक करके इन लेयर के बारे में पढ़ते हैं. जैसा मैंने कहा, ट्रोपोस्फेयर इज
closest to the Earth's surface, right? Most of the air and water vapor इसी लेयर में पाया जाता है, ठीक है? जो आपको वेदर चेंजेस दिखाई देते हैं और क्लाउड्स बनते हुए नजर आते हैं, वो भी आपको इसी लेयर में नजर आते हैं. बट एज यू मूव अप इट बिकम्स कोल्डर, ठीक है? जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, आपको वो डिप इन टेम्परेचर, दैट लो टेम्परेचर यू स्टार्ट टू फील, ठीक है? ट्रोपोपॉज वो लाइन है, वो पॉइंट है विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया विच इज ट्रोपोस्फेयर. देन स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें, दिस इज प्रेजेंट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट राइजेस विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड लेयर या बहुत स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स विच टुगेदर फॉर्म दी ओजोन लेयर. और इस लेयर के बारे में आगे पढ़ेंगे. दिस लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग अस फ्रॉम दी हार्मफुल सन रेज, UVA, UVB, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा. UV रेज को डिफरेंट वेवलेंथ्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है इनटू UVA एंड UVB, तो उससे हमें सेव करके रखती है, राइट? इट कंटेन्स द ओजोन लेयर. जैसा मैंने कहा, यहाँ आपको काफी कम क्लाउड्स दिखाई देते हैं एंड सम प्लेन्स माई फ्लाई इन द लोअर रीजन्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर और इन द अपर मोस्ट रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? राइट, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स कम हैं, तो पायलट्स जनरली ट्राई कि वो ऐसी लेयर में या ऐसे ऑल्टीट्यूड पे अपने प्लेन को या अपने जेट को मेंटेन करके रखें. Moving on to the third layer, which is mesosphere, present between the stratosphere and the thermosphere. This is one of the coldest part, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे आपको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स नजर आते हैं और यहाँ पे कई बार आपको मीटियोर्स भी नजर आते हैं. सो बेटा, आपने 3 तरीके के वर्ड्स सुने होंगे, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, right? Meteoroids are nothing but the smaller pieces of rock which if enters the atmosphere, the Earth's atmosphere, in that case the speed with which they enter, and because हमारे Earth के atmosphere में different gases हैं, so it catches fire. जब आपको वो उस फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे आपने नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा दैट टूटता हुआ तारा नहीं होता, इट्स अ मीटियोर, राइट? व्हेन द मीटियोरॉइड डी एंटर्स इनटू आवर एटमॉस्फेयर एंड इट बर्न्स अप, it catches fire, it is called as meteor. Now in majority of cases हमारा एटमॉस्फेयर उसे हमारे अर्थ के सरफेस तक आने ही नहीं देता, क्योंकि by the time it is moving through the atmosphere it entirely gets burnt up. But कई बार हो सकता है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है हमारे प्रीवियस एंशिएंट टाइम्स में भी, ऐसा हमने देखा है, ऐसे फैक्ट्स या ऐसे पाए गए हैं इंडिकेशंस दैट मीटियोर्स हैव फॉलन, एंड इफ अ मीटियोर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन इट इज कॉल्ड एज अ मीटियोराइट, TE, ठीक है? तो ये क्लियर रखिएगा. स्पेस एरिया ऑलमोस्ट यहाँ मीजोस्फीयर से शुरू हो जाता है, काइंड ऑफ, ठीक है? बट फाइनली थर्मोस्फीयर वो लेयर है जिसके एंड पे कहीं ना कहीं आपको स्पेस प्रॉपरली फॉर्म होता हुआ या प्रॉपरली स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाता है, ठीक है? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन मीजोपॉज एंड द थर्मोपॉज. यहाँ पे काफी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और लेयर पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज आयनोस्फीयर, बिकॉज इट इज full of various ions, right? Ions के बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे. These are negatively or positively charged basically elements or particles जो कि इतनी ज़्यादा सनलाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं that they end up making this layer one of the hottest layer, right? यहाँ पे gas atoms are far apart, right? Aurora यहाँ पे जनरली आपको दिखाई देता है. बहुत सी सैटेलाइट्स, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहीं पाए जाते हैं. स्पेस ऑलमोस्ट बिगिंस हियर इन दिस लेयर, जैसा मैंने आपको कहा. बट यस, फाइनली एक्सोस्फीयर को आप एक तरीके से मान सकते हैं द लास्ट लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि नाउ द स्पेस इज फाइनली स्टार्टिंग. सो द आउटर मोस्ट लेयर एक्सट्रीमली थिन एंड मर्जेस इनटू सोलर विंड्स, ठीक है? एटम्स कैन एस्केप इनटू द स्पेस. कुछ ऑरोरास और सैटेलाइट्स आपको इस लेयर में भी नजर आते हैं, राइट? मूविंग अहेड, अदर लेयर्स, जैसे हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फीयर में मोस्टली पाई जाती है इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्काई. इट हैज ओजोन गैस दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द UV रेज ऑफ द सन, है ना? UV रेज ऑफ द सन से हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बिकॉज अगर आप UV रेज से ज़्यादा एक्सपोज किए जाएंगे, सो देर आर चांसेस यू माइट डेवलप स्किन कैंसर, राइट?
थिनर नियर द पोल्स, पोल्स के आसपास, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास अगर आप देखें तो इस लेयर की जो जो डेंसिटी है या जो कॉम्पोजिशन थोड़ी थिन हो जाती है, ठीक है। आयनोस्फीयर की अगर बात करें जो थर्मोस्फीयर में पाई जाती है, हाई अप इन द स्काई, गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, वेयर वी सी आर ऑरोराज, जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द सन रेज, ठीक है। Now students, that we have finally completed this chapter on air and atmosphere, let's move on to the quiz. Questions attempt karte hain to finally solidify everything that we have learned, right? So moving on with the first question, what gas, let me just change the color of my pen, yes, what gas do humans and animals breathe out? Breathe out, हम और बाकी जानवर कौन सी गैस को ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को? सो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन, एंड व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज ऑनेस्टली आंसर करने के लिए पॉज द वीडियो बिफोर आई एक्चुअली शो यू द आंसर, राइट? सो डेफिनेटली द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो दिस इज समथिंग दैट वी ब्रीद इन, इसे हम ब्रीद इन करते हैं, हमारी ब्रीदिंग में बहुत जरूरी है, कंबशन प्रोसेस में बहुत जरूरी है, यानी कि आग को जलाए रखने के लिए। फायर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन, राइट? सो ऑक्सीजन का सिर्फ ब्रीदिंग में ही यूज नहीं है, कंबशन प्रोसेस में भी यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन प्लांट्स यूज इट? जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पौधे करते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या एग्जैक्टली किया जाता है पौधों द्वारा? इट टर्न्स इट इनटू ऑक्सीजन, it turns it into water, it turns it into food, or it turns it into sunlight. Very easy, very direct question. We have learned the process of photosynthesis. We have understood it कि exactly उस process से plants क्या कर रहे हैं, and definitely the carbon dioxide is changed into oxygen. ठीक है? Right? चलो, moving ahead. What is humidity? Humidity क्या होती है? Is it the amount of water in the air? Is it the amount of gas in the air, amount of sunlight in the air, or amount of rocks in the air? Again, very carefully answer, but it's a very easy and direct question. So I'm sure आप सभी सही answer करेंगे, and the answer being, it is the amount of water in the air. And once, you know, different humidity levels lets you know about the different weather conditions in that place, और जैसे ह्यूमिडिटी लेवल 100% हो जाता है, that means that the air can no longer have the air doesn't have the capacity to no longer contain these water droplets, and then it falls in the form of rain, precipitation, ठीक है। Now, what layer of the atmosphere protects us from too much sunlight? कौन सी लेयर होती है जो हमें टू मच सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखती है? Is it the troposphere, the stratosphere, the mesosphere or the exosphere? So basically यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है that the जो UV रेज हमें सन से मिल रही हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हमें बचाने के लिए कौन सी लेयर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? And that layer definitely is stratosphere. Why? Because stratosphere is the layer जहाँ पे ओजोन पाई जाती है, ठीक है। The entire ozone layer is found in this layer of atmosphere, and this is responsible for breaking up the UV rays and not let it reach the earth, right? ठीक है, next question. What layer of atmosphere is closest to Earth's surface? Very easy and direct question. Stratosphere, exosphere, mesosphere, troposphere. वो कौन सी layer of atmosphere है जो हमारे सबसे नजदीक है? Which is the first layer from the surface of the Earth that we study about? And it definitely is troposphere. Absolutely wonderful. The first layer of the atmosphere if we study from the surface of the Earth. चलो, mountaineers carry oxygen cylinders with them because जो लोग बहुत हाई माउंटेन्स या ऑल्टीट्यूड्स पे ट्रैवल करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। व्हाई? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू कुक फूड, और ऑक्सीजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। प्लीज चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है सही लगे, बट आपको इस रीजन के लिए
क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है। सो डेफिनेटली इट इज बिकॉज एज वी मूव हायर अप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है, बट वी नीड इट टू ब्रीथ, वी नीड इट टू डू आवर वर्क, और उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं माउंटेनियस, जस्ट इन केस टू मेक श्योर कि जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो रहे उसके पास, ठीक है। चलो, the correct ascending order of gases as per their composition in air. ascending order का क्या मतलब है? जिसका concentration सबसे कम हो लेकर जिसका concentration सबसे ज्यादा हो एयर में, ठीक है। सो ऑक्सीजन का सबसे कम है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे कम है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कम है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन। सो क्विकली आंसर, again very easy, very logical based question, ठीक है। of course the answer being hydrogen का सबसे कम है concentration, followed up by oxygen which is close to about 21%, and nitrogen का सबसे ज्यादा है which is close to about 78%, ठीक है, right। चलो, last question, in an experiment a burning candle is placed inside a jar. After a few minutes the flame starts to flicker and eventually goes out. Which gas in the jar is consumed by the flame? तो आपने एक burning candle को एक जार में रखा और बंद कर दिया, like a closed jar, right? कुछ देर तक तो फ्लेम आपको दिख रही थी। आफ्टर अ वाइल यू सॉ दैट इट स्टार्टेड टू फ्लिकर, हल्की सी वो ऐसे उसमें झंझनाहट सी हुई, एंड देन इट जस्ट वेंट ऑफ, ठीक है, वो बंद ही हो गई। तो उसने कौन सी गैस का इस्तेमाल किया इतनी देर तक अपनी फ्लेम को कंटिन्यू रखने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्लीज बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। आई हैव गिवन यू दिस फैक्ट कि ये प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कंबशन, राइट, और कंबशन के लिए वी नो दैट वी रिक्वायर ऑक्सीजन, एंड हेंस वो फ्लेम जब तक जल रही थी तब तक उसने उस जार में मौजूद जितनी ऑक्सीजन थी उसका इस्तेमाल किया, और उसके इस्तेमाल से उसने बेसिकली ये कोशिश की कि वो जलती रहे। बट क्योंकि जार बंद था, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली वहां ऑक्सीजन कम होती गई, और जितनी ऑक्सीजन वो यूज कर सकता था उसने यूज की, तब तक वो द फ्लेम वाज ऑन, एंड वंस द ऑक्सीजन गॉट ओवर द फ्लेम वेंट आउट, right? So I hope students, all of you have understood this particular chapter on air and atmosphere, and I really hope कि आपको help करे आपके exams में। Please honestly questions को attempt कीजिएगा, and don't worry, I will keep bringing you videos, right? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। आई नो ऑल ऑफ यू गोइंग टू डू रियली रियली वेल। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। Till then, bye everyone. Thank you so much. Be happy, be healthy.